सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सलेंसी जीएस एंड करंट अफेयर्स में। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 21 MCQs ऑन द टॉपिक एसपीटी एक्ट 1949। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी नए यूजर्स हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, वो इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है द संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट, जिसे हम एसपीटी एक्ट के नाम से जानते हैं, 1949 केम इनटू फोर्स ऑन ऑप्शन ए 1 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1949, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 1 सितंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1949। याद रखेंगे, एसपीटी एक्ट 1 नवंबर 1949 में आया था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है द एसपीटी एक्ट 1949 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ संथाल परगनाज डिवीजन विच कंप्राइजेस ऑफ। 4 ऑप्शंस हैं, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को आराम से पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसका जवाब आपको तभी पता होगा जब आप इसमें जो 6 मेंशन्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 6 में से कोई भी एक है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, तो आपको उनमें से चूज करना है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में अगर हम जाते हैं, साहिबगंज जो कि सही है, पाकुड़ वो भी सही है, दुमका वो भी सही है, गिरिडीह ये डाउट में है, ठीक है, गिरिडीह नहीं है, गोड्डा ये सही है, जामताड़ा ये भी सही है। तो ऑप्शन ए में गिरिडीह इज द कल्प्रिट। चलिए आप बढ़ते हैं ऑप्शन बी की ओर। साहिबगंज सही, पाकुड़ सही, दुमका सही, देवघर सही, गोड्डा सही, जामताड़ा सही। इस ऑप्शन का 6 की 6 मेंशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सही हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द एसपीटी एक्ट 1949 मे बी विथड्रॉन फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द संथाल परगनाज बाय। ऑप्शन ए द डिप्टी कमिश्नर, ऑप्शन बी द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अंडर द संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट एसपीटी एक्ट 1949 द रैयत मीन्स। ऑप्शन ए अ पर्सन हु इज नॉट अ लैंडलॉर्ड एंड हु हैज एक्वायर्ड अ राइट टू होल्ड अ लैंड फॉर कल्टिवेटिंग इट। Option B, a person who may be a landlord and who has acquired a right to hold a land for cultivating it. Option C, both A and B या फिर Option D, none of the above। तो इसका सही उत्तर है Option A। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who is not a landlord under the SPT Act 1949? Option A, village headman, Option B, a tenure holder, Option C, the government या फिर Option D, none of this। इसका सही उत्तर हो जाएगा विलेज हेडमैन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 6 है खास विलेज अंडर द एसपीटी एक्ट 1949 मीन्स। ऑप्शन ए अ विलेज वेयर देयर इज नाइदर अ मूल रैयत और अ विलेज हेडमैन, ऑप्शन बी अ विलेज वेयर देयर इज नो मूल रैयत बट देयर इज अ विलेज हेडमैन, ऑप्शन सी अ विलेज वेयर देयर इज अ मूल रैयत बट नो विलेज हेडमैन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अ विलेज वेयर देयर इज नाइदर अ मूल रैयत नॉर अ विलेज हेडमैन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज आर करेक्ट अबाउट विलेज हेडमैन। ऑप्शन ए ही इज अ पर्सन सो अपॉइंटेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय अ डिप्टी कमिश्नर और एनी अदर ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर द एक्ट। ऑप्शन बी ही मे बी नोन एज प्रधान, मुस्तजूर और मांझी, ऑप्शन सी ओनली बी इज करेक्ट या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेडमैन ऑफ खास विलेज द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट ऑफ द जमाबंदी रैयत्स ऑफ विलेज इज रिक्वायर्ड। फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन।
For the appointment of village headman of khas village, the consent of at least of the Jamabadi Rayats of village is required. ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 2/3 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2/3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल फाइन्स imposed upon and realized from village headmen, मूल रैयत and रैयत्स under the SPT Act 1949 shall be deposited in a fund known as option A village headman's fund, option B headman's reward fund, ऑप्शन सी मूल रैयत्स रिवार्ड फंड या फिर ऑप्शन डी डिप्टी कमिश्नर्स फंड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रख लें क्योंकि ये क्वेश्चन में जो 4 फंड्स के बारे में डिस्कस किया गया इनके बारे में हम अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप इस चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो लेक्चर को देखें और इन चारों फंड के बारे में आप वहां से जानकारी पा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी हेडमैन्स रिवार्ड फंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ रैयत्स आर देयर अंडर द एसपीटी एक्ट 1949? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फॉर कटिंग महुआ ट्री ऑन हिज ओन होल्डिंग द रैयत नीड्स टू टेक द परमिशन ऑफ। एक बार फिर से ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर कटिंग महुआ ट्री ऑन हिज ओन होल्डिंग द रैयत नीड्स टू टेक द परमिशन ऑफ। ऑप्शन ए द डिप्टी कमिश्नर, ऑप्शन बी द सब डिविजनल ऑफिसर, ऑप्शन सी द विलेज हेडमैन या फिर ऑप्शन डी नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। इसका सही आंसर है द सब डिविजनल ऑफिसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच प्रोविजन ऑफ द संथाल परगनास टेनेंसी एक्ट 1949 restricts the transfer of रैयत्स राइट इन हिज लैंड होल्डिंग? ऑप्शन ए सेक्शन बी, ऑप्शन बी सेक्शन 21, ऑप्शन सी सेक्शन 22 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 20। याद रखेंगे सेक्शन 20 में है देयर इज अ प्रोविजन व्हिच अलाउज अस टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ रैयत्स राइट इन हिज लैंड होल्डिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अ संथाल रैयत may transfer his rights in his holding by way of gift in favor of dash with the previous written permission of deputy commissioner। ऑप्शन ए वाइफ एंड डॉटर, ऑप्शन बी मदर एंड डॉटर, ऑप्शन सी मदर एंड वाइफ या फिर ऑप्शन डी सिस्टर एंड डॉटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एन अब ओरिजिनल रैयत अंडर द एसपीटी एक्ट 1949 may make a grant in respect of his lands to his widowed mother or to his wife for her maintenance after his death. How much area of his land holding can be granted? Option A 1/3, option B half, option C 2/3 या फिर ऑप्शन D 3/4। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एज पर सेक्शन 20 the SPT Act 1949 a lease of Rayyati land in any subdivision for the purpose of establishment of continuance of an excise shop thereon may be validly granted or renewed by a Rayyat for a period. Option A not exceeding 2 years, option B not exceeding 5 years, option C not exceeding 1 year या फिर ऑप्शन D none above। ऑप्शन C is the right answer, not exceeding 1 year। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। A रैयत may make over his holding temporarily on trust for cultivation to another रैयत of Santhal Parganas under what circumstances? Option A his sickness or physical incapacity, option B his temporary absence from the village, option C only A is correct या फिर ऑप्शन D both A and B। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंडर द एसपीटी एक्ट 1949 इफ अ रैयत हैज मेड ओवर हिज होल्डिंग टेम्पोररी
on trust for cultivation for the reason of him being temporarily absent from the village and does not resume cultivation himself, the holding shall be presumed to be abandoned after the expiry of option A 12 years, option B 7 years, ऑप्शन सी 10 years या फिर नन ऑफ द अबव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे बी अगले जेपीएससी में ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि 10 साल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन एसपीटी एक्ट 1949? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान सा सवाल है। इसमें चैप्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है 6, 5, 8 या फिर 9। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9। ठीक है, देयर आर 9 चैप्टर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट? ऑप्शन ए, द पार्टीज टू द एक्सचेंज आर बोथ Jamabandi rayats and the land proposed to be exchanged are situated in the same village or in contiguous village. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, the transaction is not a concealed sale but is a bona fide exchange and the land proposed to be exchanged are the same value, are of the same value. ठीक है, ये ऑप्शन सी है, कंडीशन मेंशन्ड इन आइदर ए और बी आर करेक्ट। मतलब बोला जा रहा है या तो ए सही है या तो बी सही है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है द कंडीशंस मेंशन्ड इन बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों में ही सही है, दोनों ही सही ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज ट्रू अबाउट रेंट अंडर द एसपीटी एक्ट 1949? ऑप्शन ए, और लैंडलॉर्ड और विलेज हेडमैन और मूल रैयत is entitled to receive rent is kind also. Option B, no rent in kind shall in any way be recognized as valid by any court whether in the exercise of civil, criminal or revenue jurisdiction. Option C, the conditions mentioned in either A or B. The option D, the conditions mentioned in both A and B. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करें खुद से आंसर देने का। चलिए पढ़ते हैं। वन ऑफ द स्पेशल रीजंस फॉर अलाउइंग द रिडक्शन ऑफ द रेंट ऑफ होल्डिंग्स ऑफ रिकॉर्डेड रैयट्स इन एनी एरिया और विलेज इज ऑप्शन ए, व्हेन द सॉइल ऑफ अ पोर्शन or the whole of such holdings of area has without the faults of the rayats become permanently deteriorated by a deposit of sand. Option B, when there is a fall of price of lands in the area. Option C, when the rayat fails to cultivate on the land. या फिर ऑप्शन डी, none of the above. इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, when the soil of a portion or the whole of such holdings of area has without the faults of the rayats become permanently deteriorated by a deposit of sand is the right option. पहला क्वेश्चन है, the Chotanagpur Tenancy Act 1908 came into force on. Okay, ये सिंपल क्वेश्चन है। that option A 29th October 1908, B 11th November 1908, C 25th September 1908 and D 13th November 1908. फ्रेंड्स, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट भी आप तैयार करेंगे। ओके बेटे, ट्राई टू गिव द आंसर्स। ओके, मेक योर प्रिपरेशन अप टू डेट। सो व्हाट शुड बी द आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, that is 11th October 1908. Now next question है that who made the important contribution in the framing of the CNT Act 1908? Option A, Father John Baptist Hoffman, B, Father George Baptist Hoffman, C, Father Patrick Hoffman and D, none of the above. क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि
ये चारों पर्सनालिटी में से CNT एक्ट के फ्रेमिंग में सिग्निफिकेंट रोल किन्होंने प्ले किया था, इंपॉर्टेंट रोल? फादर जॉन बैप्टिस्ट, जॉर्ज बैप्टिस्ट, पैट्रिक हॉफमैन या इनमें से कोई नहीं? ट्राई टू गिव द आंसर। इसका सही आंसर है द फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ओके दोस्तों, दिस इज ए प्रैक्टिस सेशन, तो हम लोग बहुत माइन्यूट डिटेल में नहीं बात करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस अ लॉट, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट यू विजिट आवर यूट्यूब चैनल, वहाँ पर हम लोग को वेरी सुन वी विल गोइंग टू अपलोड ए कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ऑन दिस टॉपिक और अदर टॉपिक्स, सो विजिट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CNT एक्ट 1908 एक्सटेंड्स टू, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CNT एक्ट का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ऑप्शन ए नॉर्थ छोटानागपुर एंड साउथ, ये बेसिकली छोटानागपुर, ठीक है, नॉर्थ छोटानागपुर एंड साउथ छोटानागपुर, कोल्हान डिवीजन एंड पलामू डिवीजन। ओके, एंड ऑप्शन डी इज ऑल दी अबव। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन सही है। सो दोस्तों, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जैसे दो एक्ट है हमारे पास, CNT और SPT, ठीक है। सो SPT एज इट नेम सजेस्ट, ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, तो संथाल परगना रीजन पे ये एप्लीकेबल होगा, एंड रेस्ट पार्ट में कौन सा एप्लीकेबल है, दैट इज जो छोटानागपुर टेनेंसी है। तो यदि संथाल परगना ऑप्शन में होगा तो आप एलिमिनेट कर दोगे, अदरवाइज इसको देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर, एकदम सही। कोल्हान डिवीजन सही, पलामू डिवीजन सही, ऑल दी अबव, सो इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द CNT एक्ट 1908 इज, जो CNT एक्ट 1908 है उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, तो ऑप्शन ए है टू रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू नॉन ट्राइबल्स, टू कंसोलिडेट सर्टेन इनैक्टमेंट्स relating to law of landlord and tenant, and no option is correct, and D both A and B are correct. Okay, क्वेश्चंस को समझेंगे और ऑप्शंस को भी समझेंगे। पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू नॉन ट्राइबल, ठीक है, ये तो सही ऑप्शन है। सेकंड, कंसोलिडेट सर्टेन इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू लॉ ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, that is both A, B and correct। दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि बेसिकली 1908 के पहले देयर आर नंबर ऑफ द लॉज रिलेटिंग टू लैंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ लॉज, इसीलिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए कंसोलिडेट करके एक अम्ब्रेला लॉ लाया गया, दैट इज काइंड ऑफ द CNT एक्ट। ओके, सो ऑप्शन A, B both are correct, so your right answer is option D। Next question is the Chotanagpur Tenancy Act, that is in short CNT Act 1908, was listed in which schedule of the Constitution of India? ये important है, ओके, इसको ध्यान में रखेंगे आप कि जो CNT Act है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में लिस्टेड है। ओके, शेड्यूल 5, ऑप्शन बी शेड्यूल 9, ऑप्शन सी शेड्यूल 7 एंड ऑप्शन डी शेड्यूल 6। ओके, ट्राई टू गिव द आंसर, इसका आंसर बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? देयर आर टोटल नंबर ऑफ 12 शेड्यूल। उसमें आप लोग को पता होगा कि जो 9th शेड्यूल है, बेसिकली लैंड रिलेटेड लॉज जितने भी हैं ये सारे 9th शेड्यूल में रखे गए हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यो CNT एक्ट ये भी कौन से शेड्यूल में होगा? 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट होता है उसमें रिपील करना, उसको फिर से हटाना, ये किसके जुरिस्डिक्शन में आता है? ये पार्लियामेंट, ये ध्यान रखेंगे। तो पार्लियामेंट ही उसको हटा सकता है वहां से। सो 9th शेड्यूल में हमारा CNT एक्ट 1908 है। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंडर द CNT एक्ट 1908 द ट्राइबल्स, SC, OBCs may transfer their lands to the members of their community, but the permission of which government officer is required? पूछ रहा है कि जो CNT एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या है, कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के लैंड्स होंगे वो शेड्यूल कास्ट में ट्रांसफर होगा, OBC के जो लैंड्स होंगे वो OBC के
लोगों में ही ट्रांसफर होगा, एसटी का जो लैंड है वो सिर्फ एसटी के लोगों में ही ट्रांसफर होगा, तो मतलब सेम कम्युनिटीज के लोगों में ट्रांसफर होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है कौन से गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफिसर के परमिशन से होता है? ऑप्शन ए असिस्टेंट कमिश्नर, ऑप्शन बी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी डिप्टी कमिश्नर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट इन दोनों में से एक सारे सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, सो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट आप गेस करेंगे डीसी, ओके, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डिप्टी कमिश्नर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which section of CNT Act 1908 the classification of tenants is provided? Okay, section 5, B section 6, C section 7 and section 4। पूछ रहा है कि CNT एक्ट के कौन से सेक्शन में टर्म्स ये जो टेनेंट है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, बहुत सारे टाइप्स के टेनेंट्स है, तो इसमें से पूछ रहा है कि किस सेक्शन में टेनेंट का क्लासिफिकेशन दिया गया है। सो योर राइट आंसर इज सेक्शन 4। ये आप याद रखेंगे, सेक्शन 4 में टेनेंट्स के क्लासिफिकेशंस हैं। क्लियर? सिमिलरली द टर्म रैयत दैट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीएनटी एक्ट 1908, जो रैयत टर्म है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 5, बी सेक्शन 6, सी सेक्शन 3 एंड डी सेक्शन 4। बताइए इसमें से कौन सा सेक्शन है जिसमें टर्म रैयत को डिफाइन किया गया है? ओके, ये आप सबको जानना है। सो योर करेक्ट आंसर इज इन दिस केस इज द सेक्शन 6। सो ये जो सेक्शंस हैं आप लोग लिस्ट भी बनाते जाएंगे अपने किसी रजिस्टर में कि कौन से सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्लाउजेस दिए गए। ओके, लाइक सेक्शन 6 फॉर व्हाट, दैट इज ये रैयत से रिलेटेड टर्म है। अभी हम लोगों ने अर्लियर क्वेश्चन में देखा क्या कि जो सेक्शन 4 है वो किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन ऑफ टेनेंट से रिलेटेड है। तो इस तरह से छोटे छोटे आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, ये हेल्प करेगा आपको। ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ टेनेंट इज ए टेन्योर होल्डर और ए रैयत, द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन। ओके, पूछ रहा है कि कोई भी टेनेंट वो टेन्योर होल्डर है या रैयत है, तो टेक इस प्रोसेस में किसका कंसीडर करता है, किसके कंसीडर को मानता है? नंबर 1 द लोकल कस्टम, नंबर 2 द पर्पस फॉर विच द राइट ऑफ टेनेंसी वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड, सी नो ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है द पर्पस फॉर विच द राइट ऑफ टेनेंसी वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड। ठीक है, कि जो टेनेंसी का राइट एक्चुअली में ओरिजिनली में जिस लिए दिया गया था उसी के बेसिस पे ये जो भी टेनेंट वो टेन्योर होल्डर होगा कि रैयत होगा। ठीक है, उसका बेसिस क्या होगा? पर्पस, जिसको ओरिजिनल पर्पस के लिए जो दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, Rayat primarily means a person who has acquired a right to hold land for the purpose of cultivating it। ठीक है, कि जो रैयत टर्म है इसका प्राइमरीली मीनिंग क्या होता है कि राइट टू होल्ड द लैंड, कोई लैंड का होल्डिंग राइट्स है फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग, मतलब कल्टिवेटिंग के लिए, खेती करने के लिए। तो किसके द्वारा? बाय हिमसेल्फ, सिर्फ वो खेती करे, बाय मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके फैमिली मेंबर्स लोग मिलके, बाय हायर्ड सर्वेंट्स, कोई सर्वेंट रख के, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, समझ में आया कि जो रैयत्स है उनको ऑक्यूपेंसी राइट दिया गया है, उनको होल्डिंग राइट्स दिया गया है, किस लिए? खेती करने के लिए। तो वो खेती कौन कौन कर सकता है? ठीक है, ए बी सी डी या सभी। सो या आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। ठीक है, हिमसेल्फ, फैमिली मेंबर्स या किसी और सर्वेंट्स के द्वारा करा सकता है। तो ऑप्शन डी इज योर द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से अकॉर्डिंग टू द सीएनटी एक्ट 1908 ए टेन्योर होल्डर इज ए पर्सन। जो टेन्योर होल्डर है वो
उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। लाइक ऑप्शन ए होल्ड्स द राइट टू होल्ड अ लैंड फॉर कलेक्टिंग द रेंट्स कलेक्ट करने के लिए, होल्ड द राइट टू होल्ड अ लैंड फॉर ब्रिंगिंग इट अंडर कल्टिवेशन के लिए। नो ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। सो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो टेन्योर होल्डर्स है ये होल्ड द लैंड फॉर कलेक्टिंग द रेंट कलेक्ट करने के लिए, ही होल्ड द लैंड फॉर ब्रिंगिंग इट अंडर कल्टिवेशन, खेती करने के लिए। तो ये भी दोनों ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, what is or are correct about मुंडारी खुट कटीदार्स? तो मुंडारी खुट कटीदार्स हैं, उनके लिए फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखें। ऑप्शन ए, दे आर कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द लैंड अमंग मुंडास। ठीक है, जो मुंडास में वो ओरिजिनल सेटलर्स थे। दूसरा, they belong to one of the categories of tenants under the CNT Act 1908। वो एक टेनेंट का कैटेगरी में आते हैं मुंडारी खुट कटीदार। पहला ऑप्शन क्या है कि वो ओरिजिनल सेटलर्स थे। दूसरा, CNT एक्ट के टेनेंट के क्लासिफिकेशन में एक आते हैं। सी बोलता है नो ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, बिकॉज ए इट इज करेक्ट बिकॉज दे आर ओरिजिनल सेटलर्स। बी ये भी करेक्ट है क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स में आप पढ़ेंगे कि मुंडारी खुट कटीदार्स भी एक टाइप ऑफ टेनेंट्स हैं। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज ए मांझी अंडर द CNT एक्ट 1908। CNT एक्ट में जो मांझी टर्म्स है वो किसके लिए यूज किया गया है? नंबर 1 विलेज प्रिस्ट, नहीं ये आपको पता है, आपको विलेज प्रिस्ट नहीं होगा। विलेज हेडमैन, ये यस। आउटसाइडर, नो, नन ऑफ द अबव, ये तो होगा ही नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विलेज हेडमैन। अगला क्वेश्चन है, टू बिकम ए सेटल्ड रैयत अंडर द CNT एक्ट 1908 ए पर्सन शुड होल्ड ए लैंड एज रैयत फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बोल रहा है कि अंडर द CNT एक्ट 1908 कोई भी रैयत को सेटल्ड रैयत बनना है तो कोई भी पर्सन किसी लैंड का होल्डिंग एज रैयत कितने सालों तक उसे रखना पड़ेगा? ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 8 ईयर्स, ऑप्शन सी 12 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 14 ईयर्स। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला बार एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि CNT एक्ट और SPT एक्ट में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। और आई अपील, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक रजिस्टर बनाएं जिसमें छोटे छोटे टर्म्स को लिखें। तो पूछ रहा है कि यदि कोई पर्सन सेटल्ड रैयत बनना चाहता है तो उसको रैयत के टर्म्स में, रैयत के हिसाब से कितने सालों तक लैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी? 10 साल, 8 साल, 12 साल या 14 साल? बताइए। सो इसका सही आंसर है दैट इज द 12 ईयर्स। सो उसको एज ए रैयत 12 ईयर्स तक लैंड होल्डिंग रखनी पड़ेगी, देन ही कैन बिकम ए सेटल्ड रैयत। समझ में आया? सेटल्ड रैयत तभी बनेगा वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट ऑक्यूपेंसी रैयत? अब रैयत का एक टाइप है ऑक्यूपेंसी रैयत। तभी देखा कि हमने क्या देखा पिछले क्वेश्चन में, रैयत सेटल्ड रैयत भी होते हैं। सो ऑक्यूपेंसी रैयत के भी कुछ करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। नंबर 1, occupancy rayats are those rayats who have the right of occupancy in the land held by them. B, an occupancy rayat shall not be bound to pay rent for its holding. Option C, no option is correct and option D, A and B is correct. आप लोग 15-20 सेकेंड सोचे कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। So इसका करेक्ट आंसर है A, that is occupancy rayat are those rayats who have the right of occupancy in the land held by them.
उनके पास जो लैंड पे कैसा राइट होगा, ऑक्यूपेंसी राइट्स होगा, ठीक है। और ऑप्शन बी इज रॉन्ग, सो आंसर इज योर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ द CNT Act 1908 which restricts the transfer of the land belonging to scheduled tribe, scheduled caste and backward classes each। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन ये ट्रांसफर ऑफ लैंड को रिस्ट्रिक्ट करता है। ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लैंड का ट्रांसफर जो वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 43, सेक्शन 46, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 41। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका सही आंसर होगा सेक्शन 46। सेक्शन 46 जो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि SC का लैंड SC में, ST का लैंड ST को और OBC का लैंड सिर्फ OBC में ही ट्रांसफर हो सकता है। तो ये अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 46 में इस तरह के प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये आप VVI में रखेंगे इसको और इसको याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ट्रांसफर हिज राइट्स इन हिज होल्डिंग ऑफ ए लैंड टू अनदर पर्सन ओनली इफ। बोल रहा है कि फिर से समझिए कि कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पर्सन है, ही में ट्रांसफर हिज राइट्स इन द होल्डिंग, जो उसके होल्डिंग राइट्स है किसी लैंड पे, वो अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है इफ, यदि द पर्सन बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, यदि कोई वो जो पर्सन होगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होगा। द पर्सन इज अ रेसिडेंट ऑफ द सेम एरिया वेयर द लैंड इज सिचुएटेड, उस जहां पर लैंड जो जमीन है वो सिचुएटेड है, वो पर्सन उसी जगह का रेसिडेंट हो। सी, नो ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो ट्रांसफर का क्लाउज जब पढ़े होंगे तो इसमें यही है कि वो पर्सन सेम कम्युनिटी का होना चाहिए, सेकंड पर्सन रेसिडेंट होना चाहिए जहां पर वो लैंड है, ठीक है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांसफर वाला क्लाउज ऑफ द CNT Act 1908, नो ट्रांसफर बाय ए रैयती allowed of his rights that in his land holding through mortgage or lease for a period exceeding। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट आप समझ जाएंगे तो इसका आंसर बहुत ही छोटा है। क्या बोल रहा है कि एज पर सेक्शन 46 ऑफ द CNT Act, नो ट्रांसफर बाय ए रैयती allowed of his right in his land holding through mortgage or lease for period exceeding, कि जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है वो मॉर्गेज और लीज के थ्रू जो ट्रांसफर किया जाता है वो कितने सालों से ज्यादा नहीं हो सकता है। That is number 1 5 years, number 2 7 years, 3 11 years and number 4 12 years। ठीक है, ये फैक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉर्गेज और लीज में मैक्सिमम पीरियड से ज्यादा हम लोग कितने पीरियड से ज्यादा वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या है करेक्ट आंसर? दैट इज योर 5 years। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग अलर्ट रहेंगे, पूछे जा सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच प्रोविजन ऑफ द CNT Act प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल ऑफ रैयत्स राइट अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सो यदि पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन में कोर्ट के ऑर्डर से जो रैयती राइट्स का ट्रांसफर है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब सेल ऑफ द रैयती राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर कोर्ट ऑर्डर। सेक्शन 43, सेक्शन 46, सेक्शन 47 एंड द सेक्शन 49। बताइए, ये सेक्शन 47 है। सो अंडर द कोर्ट ऑर्डर, याद रखेंगे कि कोर्ट ऑर्डर के थ्रू यदि सेल को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो वो सेक्शन 47 में दिया गया है। ओके, सेक्शन 46, सेक्शन 47, आप लोग इसका लिस्ट बनाते जाएंगे, ये हेल्प करेगा ना। अभी तक दोस्तों हम लोग 19 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आज के टोटल 21 MCQ सेशन का। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज और आर करेक्ट अबाउट भुइहारी टेन्योर। अब एक टाइप का टेन्योर होता है जैसे भुइहारी टेन्योर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ ऑप्शंस हैं, आपको सही चूज करना है। These are lands in non-मुंडारी एरियाज। बोल रहा है कि भुइहारी टेन्योर या भुइहारी लैंड कहाँ होते हैं? जो नॉन मुंडारी एरियाज हैं वहां के लैंड्स को बोलते हैं। दूसरा, रेस्ट्रिक्शंस ऑन भुइहारी टेन्योर ट्रांसफर इज गिवन अंडर सेक्शन 48 ऑफ द CNT Act। बोल रहा है
कि जो भुयारी टेन्योर का जो लैंड है वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस है इन ट्रांसफर, जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो वो सेक्शन 48 ऑफ CNT एक्ट में दिया गया है। ठीक है, सी नो ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो आपको बताना है कि भुयारी टेन्योर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो ये जैसे भुयारी मतलब नॉन ट्राइबल नॉन मुंडा वाले एरिया के लिए होते हैं, ये ट्रिक याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी भी सही है, तो ऑप्शन डी इज योर द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ लेट्स डिस्कस the last question and question of the day under section 49. Okay, section 49 of the CNT Act 1908, the transfer of occupancy holding or भुयारी tenure is allowed for the following purpose. बोल रहा है कि जो occupancy holding है और भुयारी tenure, अभी पढ़ा था भुयारी tenure, that इन दोनों में जो transfer possible है for which purpose? पहला industrial purpose, सेकेंड माइनिंग पर्पस, थर्ड AB मतलब इंडस्ट्रियल प्लस माइनिंग, और डी नॉन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, जो ट्रांसफर हो वो इंडस्ट्रियल और माइनिंग पर्पस के लिए पॉसिबल होता है, दिया जाता है। सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज योर द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग CNT एक्ट पढ़ें तो डिटेल में तो पढ़ना है ही, बट एडिशनली एक यहाँ पर ट्रायंगल रूल चलता है। जैसे सेक्शन 46 जो अभी देखा, सेक्शन 49, और एक इम्पॉर्टेंट है जो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि ये तीनों मिला के गोल्डन ट्रायंगल्स बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों सेक्शन को बहुत ही अच्छे से आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर देयर एंड जनरली द क्वेश्चंस और पूरा CNT एक्ट इसी तीन प्रिंसिपल पे, तीन सेक्शन पे बेस्ड है, आप ध्यान से तैयार करेंगे। उसमें से दो इंपॉर्टेंट सेक्शन 46, 49 के इंपॉर्टेंट क्लाउज और क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। सो फ्रेंड्स, द टुडे सेशन आई होप इट विल बी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। Subscribe our the channel, okay, and if you like the video then share with your friends as well. And the second thing, that as an information note, that a comprehensive lecture series on this particular topic will upload in our the channel very soon, so subscribe it.